ये जो चैप्टर है इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज रिलेटेड विद इफेक्टिव यूज ऑफ मनी। आप मनी का कैसे इस्तेमाल करोगे, मैनेजमेंट का वो ब्रांच जो मनी के इफेक्टिव यूज से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे आपके ब्रांच हैं, उसमें से एक ब्रांच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बताता है कैसे रुपए का, पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर मनी का मतलब केवल और केवल मनी नहीं है कि बस आप कैश को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप कितनी फिक्स्ड एसेट रखोगे, मतलब अगर आपने बिजनेस खोला तो कितना बड़ा बिल्डिंग रखना चाहिए, कितना बड़ा प्लांट रखना चाहिए, कितने फर्नीचर रखने चाहिए, कितनी मशीनरीज रखनी चाहिए। कम रखोगे तो नुकसान हो सकता है, ज्यादा रखोगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो वो सारी बातें पता करना कि यार कितना बड़ा हमारा फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगाया जाए, कितना पैसा करंट एसेट में लगाया जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से कितना पैसा कलेक्ट किया जाए, मतलब शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू। शॉर्ट टर्म फाइनेंस से कितना पैसा कलेक्ट किया जाए, मतलब कितना लोगों से कर्जा लिया जाए, क्रेडिटर्स से। तो लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया शेयर के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू। शॉर्ट टर्म का मतलब कितना हमें क्रेडिटर्स से पैसा लेना है, बिल्स पेबल के थ्रू। और भी चीजें इसमें आती हैं। मतलब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब केवल और केवल कैश को कलेक्ट करना ना समझे, कितनी फिक्स्ड एसेट रखनी है, कितनी करंट एसेट रखनी है, कितना शेयर डिबेंचर के फॉर्म में पैसा रखना है, कितना क्रेडिटर से लेना है, कितना पीएनएल के वैल्यूज रहेंगी, वो सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आती है। अब मेन काम क्या है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपका वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। कैसे वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो आप? तो किसी भी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? शेयर के प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, 10 रुपए के शेयर थे, मैंने 1000 शेयर खरीद लिए, मेरे पास 10,000 रुपए के शेयर आ गए। अगर उस शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। मेरे पास कितने वैल्यू हो जाएगा शेयर का? 15,000 रुपए मेरे पास हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा मैं अमीर होते जाऊंगा। तो मुझे अमीर करना है, आपको मुझे अमीर बनाना है, मतलब शेयर होल्डर को अमीर बनाना है, तो शेयर की प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो शेयर की प्राइस कैसे इंक्रीज होती है? ये 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। फिर से बता दो, हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बताता है कैसे अपने मनी का यूज किया जाए, कैसे फिक्स्ड एसेट खरीदी जाए, कितनी करंट एसेट में पैसा लगाया जाए, कितना शेयर खरीदा जाए, कितना डिबेंचर। इसका मेन काम है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज तभी हो पाएगी जब शेयर के प्राइस इंक्रीज होंगे। और उस प्राइस को इंक्रीज करवाने के लिए आपको 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बताया जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखोगे। जैसे कि मान लो मुझे कोई लैंड खरीदनी है, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो मैं क्या बातें ध्यान में रखूंगा कि पहले तो बात वो मशीन कितने रुपए की, उसके बाद जितना मैं पैसा उस पर लगा रहा हूँ क्या मैं उतना वसूल पाऊंगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और मैंने लगाया कम है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरा डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब है यार आप लॉन्ग टर्म का जो पैसा है ये किसके थ्रू लेके आओगे। तो लॉन्ग टर्म का पैसा आप या तो शेयर के थ्रू लेके आते हो या तो किसके थ्रू लेके आते हो? डिबेंचर के थ्रू। अब शेयर और डिबेंचर के थ्रू लाने के लिए आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? तो पहला क्वेश्चन आपसे आता है ये फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आप शेयर के थ्रू पैसा कलेक्ट करोगे या डिबेंचर के थ्रू पैसा कलेक्ट करोगे? सबसे पहले देखनी होगी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी उस पर डिपेंड करता है। या शेयर इश्यू करना महंगा पड़ता है, ये एक्सपेंसिव होता है, जबकि डिबेंचर इश्यू करना क्या होता है? सस्ता होता है, इसके कंपेयर में चीपर होता है। तो अगर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना है, ज्यादा एक्सपेंसिव करना है, तो आपको शेयर इश्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कम पैसा खर्च करना है तो आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो।
ऑन दी अदर एंड अगर आप उसको चलाने की कॉस्ट देखोगे, यहाँ पे हम लोग इसको इशू करने की कॉस्ट देखते हैं, चलाने की कॉस्ट किसकी ज्यादा आती है, तो ऑपरेट करने की कॉस्ट आती है हमारे डिवेंचर की, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है और शेयर पे इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्क किसमें ज्यादा है, किसमें रिस्क ज्यादा है, डिवेंचर में कि शेयर? तो यार आपको पता है कि डिवेंचर में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इस पे हमेशा इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, इस वजह से रिस्क ज्यादा है कंपनी के लिए। और शेयर में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इसलिए इसमें रिस्क कैसा है, लो रिस्क है, और इसमें कैसा है, हायर रिस्क है। फिर कैश फ्लो पोजीशन आपको देखनी चाहिए। अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बहुत ज्यादा, कैश का मतलब सर कैश नहीं है, कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश बैंक जो लिक्विड मनी आपके पास ज्यादा आती है, तो आपको क्या इशू करना चाहिए? अगर ये बेटर है तो आपको इशू करना चाहिए डिवेंचर। अगर ये क्या है, खराब है, नॉट गुड, तो आपको इशू करना चाहिए शेयर। क्योंकि अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप इंटरेस्ट कहां से दोगे? अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपकी जो असेट गिरवी रखी हुई थी, वो मॉर्गेज रखी हुई थी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तभी आप डिवेंचर इशू करें, अदरवाइज शेयर इशू करें। फिर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहले से ही आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, मान लो 50,000 कमाते हो, 50,000 में 40,000 खर्च हो ही जाता है, रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, इतने सारे अगर आपके पास खर्चे हैं, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई है, तो आपको क्या इशू करना चाहिए, शेयर। क्यों? क्योंकि भाई पहले से ही 40,000 का खर्चा है, ऊपर से इंटरेस्ट देना, एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा, इस वजह से आपको क्या इशू करना चाहिए, शेयर इशू करना चाहिए, अगर आपकी लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, हाई। अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तो आपको क्या इशू करना चाहिए, तब आपको इशू करना चाहिए डिवेंचर। अगर आप 50,000 कमाते हो, सिर्फ 5,000 खर्च होता है, 45,000 बच जाता है, तो आपको इंटरेस्ट आराम से पे कर सकते हो, इस वजह से आपको डिवेंचर इशू करना चाहिए। फिर है कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन में क्या देखा जाता है, अगर आप कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कंट्रोल है, हाई कंट्रोल है, तो आपको इशू करना चाहिए क्या, डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को आप किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स नहीं देते। अगर आप कंट्रोल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको लो कंट्रोल पे आपको चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर इशू कर सकते हो, क्योंकि शेयर इशू करने से आपका कंट्रोल धीरे धीरे कम होते जाता है, नए नए शेयर होल्डर्स आते जाएंगे और आपका जो ओनरशिप है वो शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अगर आपको कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो डिवेंचर इशू करो, कंट्रोल आपके पास इनफ पहले से ही है 100%, थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहते हो तो शेयर इशू कर सकते हो, ऑलरेडी 50% शेयर इशू कर चुके हो तो और इशू नहीं कर सकते। अब इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अगर आपने शेयर इशू कर दिया तो शेयर होल्डर्स को भी क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। जिस तरह से आप डिविडेंड दोगे उस पर डिपेंड करेगा शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है कि नहीं, और आपको शेयर की प्राइस को इंक्रीज करना था क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अगर आपको शेयर को क्या करना है, प्राइस को इंक्रीज करना है, तो आपको अच्छे तरीके से डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, कम देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले लिखा हुआ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दोगे, बट इज गुड, तो आप क्या करोगे, हायर डिविडेंड दोगे। और अगर आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है तो डिविडेंड कम दोगे। दूसरा लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये भी देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी है कि नहीं अर्निंग की। मतलब अभी 5 लाख कमाए, लेकिन अगले साल हम लोगों ने क्या किया, 3 लाख कमाया, फिर अगले साल 10 लाख कमा लिए, फिर 1 ही लाख कमाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्टेबल है अर्निंग, स्टेबल है तो ही हम अच्छे से डिविडेंड दे सकते हैं। अगर स्टेबल नहीं है तो हमको सोचना पड़ेगा कि इस साल दे दिए, अगले साल नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अर्निंग अगर स्टेबिलिटी बनी हुई है तो हम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे और स्टेबल रखेंगे डिविडेंड को भी। थोड़ी सी अर्निंग बढ़ने पर डिविडेंड को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 4 लाख कमा रहे थे 5 लाख कमाने लग गए तो डिविडेंड ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उतने ही रखो, क्योंकि थोड़ा कम हो जाएगा तो भी आपको कम भी करने की जरूरत नहीं है। स्टेबल रखो अर्निंग भी, स्टेबल रखो डिविडेंड भी। कैश फ्लो पोजीशन अगेन वही है यार, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, लिक्विड मनी ज्यादा है तो हम डिविडेंड दे पाएंगे, लिक्विड मनी हमारे पास कम है तो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे।
लीगल कंस्ट्रेंट्स, अब सबसे पहले बोला जाता है कि यार आपको सबसे पहले किसको देना पड़ता है, प्रेफरेंस देना होता है आपको डिवेंचर होल्डर्स को। आप सबसे पहले उनको क्या दोगे, इंटरेस्ट, उसके बाद जो बचेगा वो किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद किसको दोगे आप, शेयर होल्डर्स को। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद जो बचेगा वही आप उनको दे पाओगे। तो लीगल कंस्ट्रेंट्स अगर ऐसा है कि डिवेंचर होल्डर्स को देना जरूरी है तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर आप शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। उसके बाद है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके बोल्ड जो बड़े कदम उठाते हैं, और एक होते हैं कॉन्जर्वेटिव। देखो बोल रहे कि ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं अपन, अगर डिविडेंड सारा बांट देंगे तो फ्यूचर में कैसे कमाएंगे, हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर लोग ऐसे हैं उनको मैं बोलता हूँ कि यार ऐसा करो, पैसा तो आप ही करें, आगे चल के बिजनेस में लगाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा तो आप ही को मिलेगा। अगर सारे शेयर होल्डर मान जाते हैं, हाँ अच्छी बात है, आप हमको पहले पैसा मत दीजिए, ज्यादा बाद में दे दीजिएगा। तो बोल्ड है वो लोग, वो चाहते हैं कि आप लगाएं बिजनेस में पैसा तो आप उनको कम डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव है, वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे को तो बिल्कुल क्या करना है, अपने को डिविडेंड देते रहो, हमको मतलब नहीं है फ्यूचर में लगाने का, तो आपको उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो उनकी प्रेफरेंसेस क्या शेयर होल्डर्स की, वो भी देखना जरूरी है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन दो तरह के डिसीजन है, दोनों में से कोई सही क्वेश्चन आ सकता है, काफी पॉइंट्स मिलते जुलते हैं। इसमें आपको देखना था कि कॉस्ट किसकी ज्यादा है, रिस्क किसमें ज्यादा है, कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा अच्छी है तो क्या देना चाहिए, डिवेंचर या शेयर, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, कंट्रोल कंसीडरेशन को कंसीडर करना पड़ रहा था। डिविडेंड डिसीजन देखने के पहले अपनी अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो पोजीशन, लीगल कंस्ट्रेंट्स और शेयर होल्डर प्रेफरेंस को देखना है। और भी पॉइंट है इसमें सारे लिखवाए नहीं गए।